हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम बीकॉम 5th सेमेस्टर इनकम टैक्स लॉ का सेकंड चैप्टर बेसिस ऑफ चार्ज के अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ये इंट्रोडक्शन से गिवन है, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं थ्योरी के। ये 18 मार्क्स में पूछा गया है 2009 अप्रैल में और 2012 सितंबर में। हाउ विल यू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने आंसर लिखना कैसे है। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन सी गिवन होती है। तो जो हमारा टैक्स इंसिडेंस होता है ऑन एन एसएससी वो डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस पे। फॉर इंस्टेंस, जब भी हमारी इनकम अक्रूड होती है फॉर एन इंडिविजुअल जो इंडिया के बाहर रह रहा है, तो वह टैक्सेबल होता है इंडिया में, जो डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे ऑफ एन इंडिविजुअल इन इंडिया। सिमिलरली, जब एक इनकम अर्न की जाती है बाय अ फॉरेन नेशनल इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया जो टैक्सेबल है इंडिया में, वो डिपेंड करती है ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, जो बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द टैक्स लायबिलिटी। तो रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जाता है हर कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए डिफरेंटली। तो दे आर सेपरेट सेट ऑफ रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग इट और सेपरेट रूल्स हैं कंपनीज के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें आपको जो एक दो लाइन आसान लगती है याद करने में, आप वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ये 3 टाइप्स का है, रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और थर्ड है नॉन रेसिडेंट। तो सबसे पहला रहेगा हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। तो सबसे पहले आपने लिखना है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो उसके अंदर रेसिडेंट कौन रहेगा हमारा इंडिया का। अंडर सेक्शन 6 एक इंडिविजुअल हु इज सेड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया, वो कब कहलाएगा, अगर वो सेटिस्फाई करता है हमारी गिवन कंडीशन। सबसे पहली, जो हमारा पर्सन है ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा। तो सेकंड है, अगर एक पर्सन इंडिया में रहा है ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर कौन सा होता है हमने पिछले चैप्टर में देखा था, तो पिछली वीडियो जो हमारी थी आप उसको देख सकते हैं। फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा, ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 days इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अगर आपको वीडियो ना भी देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हो सके तो कमेंट भी करें। हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, आज भी नहीं कर रहे हैं, कल भी जब हमारा चैनल ग्रो करेगा तब भी हम कभी भी पीडीएफ के लिए या फिर वीडियोस के लिए चार्ज नहीं करेंगे। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा वीडियोस लाएं, ज़्यादा नोट्स लेके आएँ आपके लिए। तो एक्सेप्शंस क्या है इस केस में, अगर एक इंडियन सिटीज़न है वो इंडिया को लीव कर देता है ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर या फिर क्रू ऑफ एन इंडियन शिप फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। और सेकेंड, इंडियन सिटीज़न या फिर पर्सन ऑफ इंडिया का जो ओरिजिन था हु बीन आउटसाइड इंडिया कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो टोटल इनकम एक्सीड नहीं करनी चाहिए 15 लाख। तो एक पर्सन कब कहलाया जाएगा हमारा इंडियन ओरिजिन का, इफ़ ही या फिर इधर हिज पेरेंट्स या फिर कोई भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, दैट इज बिफोर इंडिया वॉज पार्टीशन। तो ये सेक्शन 115C में है, लेकिन अभी के लिए आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बस डेफिनेशन है। अब आप सोच रहे होंगे हमने इतना कुछ स्किप क्यों कर दिया। अब 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपने 6 पेजेस लिखने हैं आपके फाइनल्स में, तो उसके लिए ये बहुत कुछ है अभी। तो जैसे सिर्फ हमने ये पहले 2 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बस पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बहुत रहेगी। रेसिडेंट इन इंडिया कौन होगा, हमने 2 कंडीशंस कर ली। और एक्सेप्शंस में सिर्फ आपने लिखना है एक्सेप्शंस और आपने 2 पॉइंट लिख देने हैं। ये जितना भी बाकी का दिया है
आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और ये जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल दिया है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप फाइनल्स में आपको जितना बताया जा रहा है पूरे सेक्शंस के साथ और प्रॉपर मार्क्स के साथ लिख के आएंगे, प्रॉपर हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप खुद आके बोलोगे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। लेकिन जो भी करो लिमिटेड करो, लेकिन बहुत अच्छे से करो। तो इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस आप रीड कर सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में रह गई याद तो ठीक है, लेकिन जो आपको बताया जा रहा है आप सिर्फ उतना करोगे, दैट इज़ इनफ। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होगा? एक इंडिविजुअल जो रेसिडेंट भी है इंडिया का, who is resident in India shall be resident and ordinary resident in India। वो कब कहलाया जाएगा? अगर वो अपनी दो से कंडीशंस जो दी हैं वो सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले he has been resident in India for at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। इसका क्या मतलब है? अगर वो सेटिस्फाई कर देता है वन ऑफ द कंडीशंस फॉर बीइंग रेसिडेंट फॉर एट लीस्ट 2 आउट ऑफ 10 previous year immediately preceding the relevant year। तो सेकंड कंडीशन क्या है? he has been in India for 730 days या फिर उससे ज़्यादा during 7 previous year immediately preceding the relevant year। एक इंडिविजुअल जो रेसिडेंट होता है इंडिया में इज सेड टू बी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया अगर वो सेटिस्फाई कर देता है कोई भी कंडीशंस जो नीचे दी है। इफ़ इंडिविजुअल या फिर एक इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडिया का जो ओरिजिन है उसका, उसकी टोटल इनकम या फिर इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज विच इज़ नॉट डीम्ड टू अराइज और अक्रू इन इंडिया एक्सीड कर देती है 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, who has been in India for 120 days but less than 122 days during the previous year। तो उस केस में ये एक कंडीशन रहेगी हमारी। और सेकंड कंडीशन रहेगी एज सच इंडिविजुअल इज एन इंडियन सिटीजन हु इज़ डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया अंडर सेक्शन 6। तो ये चार हो गई। नेक्स्ट है हमारा डीम रेसिडेंट, एक इंडिविजुअल या फिर एक बीइंग एन इंडियन सिटीजन जिसकी टोटल इनकम या फिर अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन रिसोर्सेज जो डीम करी जाती है वो एक्सीड कर देती है 15 लाख ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, जो डीम करी गई थी टू बी इन रेसिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर। तो उसमें ही इज़ नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री या फिर टेरिटरी। तो हावेवर जो प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होता इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज़ इन रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। सेकेंड है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। तो एक HUF जैसे हमारा एक इंडिविजुअल होता है इज़ रेसिडेंट इन इंडिया या फिर नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, तो उस केस में एक रेसिडेंट HUF इज़ ईदर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो जब एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेसिडेंट है या फिर नॉट रेसिडेंट है तो क्या क्या होगा इसके अंदर? अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इज़ होली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया, एक HUF और नॉन रेसिडेंट तब होगा जब उसका कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट इज़ होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अगर रेसिडेंट है तो उस केस में होली और पार्शली चल जाएगा, लेकिन नॉट रेसिडेंट के केस में सिर्फ होली सिचुएटेड रहेगा। तो ये टेबल दी गई है प्लेस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ HUF। होली इन इंडिया मतलब रेसिडेंट, होली आउट ऑफ इंडिया नॉन रेसिडेंट, पार्शली इन इंडिया एंड पार्शली आउटसाइड इंडिया तो उस केस में रेसिडेंट। आप एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं, ये चार्ट बना दिया, फिर इस चार्ट में से ही जो कंक्लूड हो जाएगा, जैसे सबसे पहले आपने ये ऊपर लिखा हुआ है सेम वही है। HUF के अंदर अगर रेसिडेंट है तो उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली होगा इन इंडिया, तो ऐसे आप करके लिख सकते हैं। डिटेल में आप खुद बना सकते हैं, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है इतना तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट दिया है, मीन्स डी फैक्टो मीन्स रियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड नॉट मेरिली द राइट टू कंट्रोल या फिर मैनेज। तो ये कंट्रोल और मैनेजमेंट सिचुएटेड होता है एक उस प्लेस पे जहाँ पर हेड सीट या फिर डायरेक्टिंग पावर सिचुएटेड होती है। ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, इसमें कर्ता के बारे कुछ दिया, आप कर्ता अगर आप सिर्फ कर्ता लिखोगे और कर्ता के बारे एक दो लाइन्स लिख दोगे
तो वो भी मोर देन इनफ है। ये सिर्फ एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगा कि हाँ आपको कर्ता के बारे भी पता है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन अ रेसिडेंट HUF इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। तो ये कब होगा? जब हमारा कर्ता ऑफ द फैमिली सेटिस्फाई करेगा दो एडिशनल कंडीशंस, जो कि क्या है? कर्ता हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, या फिर कर्ता हैज़ बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 डेज या फिर मोर देन 7 ईयर्स इमीडिएटली। तो अगर कर्ता ऑफ अ रेसिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेटिस्फाई नहीं करता इन कंडीशंस को, तो इस केस में जो हमारी फैमिली है उसको हम रेसिडेंट ट्रीट करेंगे, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। तो जो इंडिविजुअल्स और HUF है वो रेसिडेंट भी हो सकते हैं, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही कहलाएंगे वो। थर्ड है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ फर्म या फिर एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। तो एक पार्टनरशिप, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कब रेसिडेंट और कब क्या कहलाई जाएगी, हम टेबल की हेल्प से ही देखते हैं, बाकी आप रीड कर सकते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लें वीडियो के, वरना आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं PDF। प्लेस और कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और रेसिडेंशियल स्टेटस। तो अगर होली इन इंडिया है तो रेसिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट, पार्शियली इन इंडिया एंड पार्शियली आउटसाइड इंडिया तो रेसिडेंट। जो हमने HUF को किया वो डिफरेंट था, अब मिक्स ना करें और क्या करें, एक जगह लिख लें सारों की, जब आप प्रैक्टिस करें, याद करें। अभी हमारे पास एक वीक पड़ा है हमारे एग्ज़ाम को, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लिख के। पर अगर आप वीडियो ही एग्ज़ाम के थोड़े टाइम पहले देख रहे हो तो आप सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लें, सबको इकट्ठा रखें और फिर आप कंपैरिजन में उनको लर्न कर सकते हैं। तो नोट दिया, एक फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन नॉट बी ऑर्डिनरी या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो फोर्थ है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस एक कंपनी का, सेक्शन 6 सब सेक्शन 3। तो एक कंपनी कब कहला सकती है रेसिडेंट? इन प्रीवियस ईयर, अगर वो एक इंडियन कंपनी है या फिर उसकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इंडिया में है। तो इसका क्या मतलब होगा? इट मीन्स अ प्लेस जहाँ पर की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस नेसेसरी हैं फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज अ होल इन सब्सटेंस मेड। तो इस केस में डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी कैसी होगी? इज़ द इंडियन कंपनी, जो हमारी कंपनी है वो इंडियन कंपनी है, अगर हाँ तो उस केस में जो हमारी कंपनी है वो एक रेसिडेंट है इंडिया की फॉर द रेलिवेंट ईयर। अगर नहीं तो वेदर वो POEM ऑफ द कंपनी इज़ इन इंडिया इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ये POM की है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो अगर वो इसके अंदर भी नहीं है तो कंपनी हमारी नॉन रेसिडेंट रहेगी फॉर द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, लेकिन अगर येस तो फिर वो कंपनी रेसिडेंट हो जाएगी फॉर द रिलेवेंट ईयर। ये आप लिख के आ सकते हैं। फिफ्थ है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एवरी अदर पर्सन, सेक्शन 6 सब सेक्शन 4। एवरी अदर पर्सन जो रेसिडेंट है इंडिया का, if control or management of its affairs is wholly partially situated within India during relevant previous year। ऑन दी अदर हैंड, हर पर्सन का जो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, अगर उनके अफेयर्स होली आउटसाइड हैं इंडिया के, तो ये पांच आपने पांचों के पांचों ही लिखने हैं। और ये 15 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको एग्ज़ाम में रेसिडेंशियल स्टेटस से कुछ आएगा, 15 मार्क्स की थ्योरी ही आएगी और यही क्वेश्चन आएगा। बाकी जो 5 मार्क्स के थ्योरी या प्रैक्टिकल है वो हम अभी देख लेते हैं। तो 2011 सितंबर में आया है, 2012 अप्रैल में आया है और 2013 अप्रैल में आया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीम्ड इनकम या फिर एक्सप्लेन इनकम्स विच आर डीम्ड टू अक्रू या फिर अराइज। तो इनकम्स विच आर डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया अंडर सेक्शन 9 फर्स्ट। तो इसमें 5 मार्क्स में क्या आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि अगर आपने सिर्फ हेडिंग्स करेक्ट लिखी है ना, कोई भी टीचर आपका अंदर का कंटेंट नहीं पढ़ता। और अगर आपको पता है कि आपको, अगर आप मान लो आपको एक हेडिंग याद है, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, तो आप इतने तो हो बड़े हो गए हो कि आप जो अंदर आपने कंटेंट लिखना है इसके, तो आप वो खुद बना के लिख सकते हो।
और अगर आपने सिर्फ हेडिंग को अच्छे से लिखा है, उसको हाईलाइट किया है, तो कोई अंदर का कंटेंट नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए लेकिन जो आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 8 हमारी हेडिंग्स लिखनी पड़ेंगी और वो 8 की 8 प्रॉपर करेक्ट होनी चाहिए। तो ये टॉपर्स की टिप रहती है हमेशा। तो इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इससे क्या होता है, अगर आप कुछ लोग मैंने देखी है वो ये हेडिंग भी याद करेंगे और उसके अंदर का कंटेंट भी याद करते रहेंगे और वे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ 3 हेडिंग्स लिख के आएंगे। 3 में से उनको एग्ज़ाम में कई बार 2 याद रहती है। तो 5 मार्क्स में अगर आप 2 हेडिंग्स लिख रहे हो तो कौन टीचर आपको 5 में से 4 मार्क्स देगी। 5 में से 5 आपको तभी मिल सकते हैं जब अपने हेडिंग्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 8 मार्क्स का लिखा है। 8 मार्क्स कैसे हो जाते हैं कि आपने अभी इसके अंदर जिससे आपने 5 ही दिए हैं, बट मैं आपको अगर बुक खोल के दिखाऊंगी ना, बुक में आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। हम बुक में भी अभी एक बार देखेंगे। जैसे ये इंटरेस्ट पेबल है, ये 1 पॉइंट हो जाएगा। रॉयल्टी अलग पॉइंट हो जाएगा। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अलग पॉइंट हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट बन जाएंगे। तो 5 6 7 7 बन गए। और ऐसे ही अब ये वाला भी जैसे 2 पॉइंट्स बन जाएंगे, तो ऐसे आपके 8 पॉइंट्स ही हो जाएंगे। ये वाला भी जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, तो आप इनको बढ़ा के लिख सकते हो। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो कोई भी इनकम जो अराइज कर रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी एक्टिविटी या फिर बिजनेस कनेक्शन से, उसको हम डीम करेंगे टू बी अर्नड इन इंडिया। सेकेंड है इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी। तो कोई भी प्रॉपर्टी अराइज हो रही है, मूवेबल या फिर इमूवेबल, टैंजिबल, इंटैंजिबल, जो सिचुएटेड है इंडिया में, उसको हम डीम करेंगे टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम एसेट या फिर इनकम जो इंडिया में सिचुएटेड है। फोर्थ पॉइंट आप लिख दोगे इनकम फ्रॉम सोर्स ऑफ इनकम जो सिचुएटेड है इंडिया में। तो उसमें आप हो गए आपके 4 पॉइंट्स। तो इसमें क्या हुआ, आपको जब क्वेश्चन ही दिया इनकम विच आर डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, तो आप पॉइंट की डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो हम वो इंडिया में सिचुएट कर रही है, तो उसको हम लिखेंगे हमारे इस हेड में। फिर नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट इज सिचुएटेड इन इंडिया, वेदर द कैपिटल एसेट इज सिचुएटेड इन इंडिया रिगार्डलेस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ट्रांसफर या फिर ट्रांसफरी कैपिटल गेन जो राइज हो रही ट्रांसफर से would be deemed to be an income accruing या फिर arising in India. Fourth is salary payable by government to an India citizen national for services rendered outside India. तो इस केस में क्या हेडिंग्स आपने कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। इनकम शुड बी चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज, पेयर शुड बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्प्लॉय मस्ट बी सिटीजन। लास्ट है हमारा इंटरेस्ट पेबल रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। इंटरेस्ट पेबल रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज कब हो सकती है, गवर्नमेंट या फिर कोई पर्सन जो रेसिडेंट है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट पेबल है विद रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरड या फिर यूज़ किया गया फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस या फिर प्रोफेशन। ये हमारे यूनिट 2 का सबसे पहला चैप्टर भी रहेगा जो खुद एक 15 मार्क्स में आता है। एक पर्सन हु इज़ रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट इंडिया प्रोवाइडेड जो इंटरेस्ट पेबल है रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरड है एंड यूज। चेक कर सकते हैं हमारा मीनिंग ऑफ इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया का पहला पॉइंट, इनकम अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। हमारा सेकंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और थर्ड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन इंडिया। ये बुक का पेज नंबर भी चेक कर सकते हैं आप। सैलरीज अर्नड इन इंडिया, सैलरीज फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, डिविडेंड पेड अब्रॉड, इंटरेस्ट इनकम वे ऑफ रॉयल्टी। नाइन्थ है हमारा बाय वे ऑफ टेक्निकल सर्विसेज जो हम देख चुके हैं। 10th है हमारा इनकम अराइजिंग आउटसाइड टू नॉन रेसिडेंट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे जो बुक है, एक बुक में 5 पॉइंट्स दिए हैं और दूसरे ही बुक में उसके 10 पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं। तो आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ विल यू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था इंडिविजुअल का, ये 7 मार्क्स के लिए एक अलग से क्वेश्चन आ गया। ये 2014 में आया है, 16 में आया, 17 में आया है, 2015 में आया है। इसी के पॉइंट्स बन के आए हुए हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं। वैसे जो हमारी सबसे पहली वीडियो है इस इनकम टैक्स लॉ सब्जेक्ट की, उसमें हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और किस ईयर में कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया वो भी मैंने आपको चार्ट बना के बताया। आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ये इम्पैक्ट दिया हुआ है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑन टैक्स लाइबिलिटी
ऑफ एसएससी टैबुलर फॉर्म में, तो सबसे पहला इनकम रिसीव्ड या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अर्नड इन इंडिया और एल्सवेयर, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी होगा, नॉन रेसिडेंट भी होगा। तो इनकम जो अक्रू और अराइज की गई है और डीम्ड है टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो उस केस में भी हमारे तीनों ट्रू रहेंगे। इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो उस केस में रेसिडेंट भी होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी होगा, लेकिन नॉन रेसिडेंट नहीं होगा। ये जो चार्ट है ना, ये हमारे प्रैक्टिकल 5 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो जो प्रैक्टिकल करेंगे वो इस चार्ट को ज़रूर ध्यान से समझिए और देखिए। तो इनकम जो अक्रू और राइज करी है आउटसाइड इंडिया और जो रिसीव्ड है आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी सोर्स, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट ट्रू होगा और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट नहीं इंक्लूड होगा। तो इनकम जो अराइज कर रही है outside India which is received outside India during years preceding the previous year and remitted to India during previous year, तो उसमें रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट कोई भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे 2011 सितंबर में 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए आया है, हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF और इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन केस ऑफ HUF इज़ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। तो इसमें कैसे दिया हुआ है, इसमें सिर्फ हमारा HUF का बताया हुआ है। तो सबसे पहला ये लास्ट ही है हमारा थ्योरी का क्वेश्चन, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो वरना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहला इनकम रिसीव्ड या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अर्नड ऑन इंडिया, तो टैक्सेबल होगी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में, येस। इनकम जो अक्रू करी और राइज करी विच इज डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और एल्सवेयर, तो वो टैक्सेबल होगी, येस। इनकम जो अक्रू हुई है अराइज हुई है आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फॉर्म अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, टैक्सेबल होगी अंडर नॉट रेसिडेंट रेसिडेंट, येस। तो इनकम जो अक्रू और राइज करी है आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो नो, वो टैक्सेबल नहीं होगी। इनकम जो अक्रू और राइज करी आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर या फिर रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो वो टैक्सेबल होगी नहीं। तो ये जो किया हमने चार्ट, ये वाला और ये वाला, अगर आपने प्रैक्टिकल करना है 5 मार्क्स का रेसिडेंशियल स्टेटस तो आप इसे ज़रूर करें, वरना थ्योरी के लिए हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं। एक तो हमारा ये वाला डीम टू अक्रू और अराइज, और ये जो मेन इसमें सारा चैप्टर कवर हो रहा है, इंडिविजुअल, कंपनी, हमारा HUF, हमारे बिजनेस प्रोफेशन, हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन और हमारा एवरी अदर पर्सन। तो इसमें इतना ही करना है। वैसे तो ये एक ही क्वेश्चन है, ये डीम्ड वाला अलग है, बस 2 ही क्वेश्चन हुए हमारे इस चैप्टर से। और 15 मार्क्स में रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत बार आया, आप हमारा वो चार्ट देख सकते हैं, एक बार मैं आपको अभी भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको कंटेंट देखना पड़ेगा, ये हमारा 3rd चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी, तो हम देखते हैं इसे। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये हर ईयर में 2016 से हर ईयर में 15 मार्क्स के लिए आया है, सिर्फ लास्ट ईयर ये नहीं आया है। एक बार मैं पेपर खोल लेती हूँ 2023 का, वैसे तो ये आया है, मतलब आप इसको 2023 में इसमें लिखा ही नहीं हुआ है, तो आप यही अज्यूम करें ये हर साल ही आया है। 15 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस का फॉर श्योर है, और वही क्वेश्चन है जो हमने किया 5 पॉइंट्स उसके, तो आप उसको अच्छे से याद करें। आप अगर थ्योरी कर रहे हैं तो थ्योरी के लिए आप बेफिक्र रहे, एक रेजिडेंशियल स्टेटस से तो श्योर आएगा। और अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी और सैलरीज का प्रैक्टिकल ज़रूर आता है 15 मार्क्स का। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली आप वो देख सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं तो हम खुद ही देख रहे हैं, उसमें आपको बेसिकली एक आइडिया मिल जाएगा कि इस चैप्टर से क्या करना है। तो आई होप आपको सब क्लियर है। अगर